नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती इसका 11वां अध्याय जो कि कविता है निर्माणों के पावन युग में, जिसे लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। आज इसका हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। इसका एक्सप्लेनेशन वाला अर्थात व्याख्या वाला वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे आप मेरे चैनल डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया पर जाकर देख सकते हैं। आइए हम इसके जो भी स्वाध्याय के क्वेश्चन बच गए थे वो देख लेते हैं। अब इसमें हमको जैसे ही हम इस कविता को देखते हैं, यहीं पर हमारा पहला प्रश्न बन जाता है, वसुधैव कुटुंबकम विषय पर समूह में चर्चा कीजिए और प्रवाही मुद्दों को सुनाइए। अब यहाँ पे ये आ सकता है वसुधैव कुटुंबम पर अपने विचार लिखिए, या वसुधैव कुटुंबम विषय पर स्वमत लिखिए, या वसुधैव कुटुंबम विषय पर निबंध लिखिए। इस तरीके से आ सकता है। आइए इसको देख लेते हैं किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने लिख कर रखा है, आप भी लिख सकते हैं। देखिए, वसुधा अर्थात धरती, पृथ्वी, संसार, ये आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसके तीनों नाम है ना। वसुधा और कुटुंब यानी परिवार, यानी यहाँ हमने वसुधा का अर्थ दिया है धरती, पृथ्वी, संसार, और कुटुंब का अर्थ दिया है परिवार। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसका अर्थ बताया। अब वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ बता रहे। तो वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है इस संसार पर रहने वाले सभी चराचर भाई बंधु है, यानी जितने भी लोग रहते हैं वे सब आपस में भाई बंधु है, एक परिवार है। आज विज्ञान के युग में जब पूरा विश्व इंटरनेट के जाल में अपने आप को लपेट चुका है, तब कोई भी बात फैलने में समय नहीं लगता। कंप्यूटर के जहाँ फ़ायदे हैं वहीं कई नुकसान भी होते हैं। वहीं नुकसान ये है कि स्पर्धा बढ़ गई है, गोपनीयता कम हो गई है, जिससे विश्व में अशांति फैलने का डर बना रहता है। इन सब से बचने के लिए पूरे विश्व को एक परिवार के समान एक दूसरे से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि एक परिवार होने पर कोई अपनों को हानि नहीं पहुंचाता। अभी विद्यार्थियों में आपको बता देना चाहती हूँ कि वसुधैव कुटुंबम, इसके ऊपर मेरा एक वीडियो ऑलरेडी अलग से बना हुआ है, जो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मैंने डाला हुआ है। तो उसको आप देखेंगे तो उसमें आपको एक बड़ा डिस्क्रिप्शन इसके अंदर मिलेगा कि अगर आपको निबंध लिखने के लिए वगैरह भी आता है तो आप उसको बड़ा कैसे लिख सकते हैं, वो आप मेरे चैनल पर जाकर हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हिंदी व्याकरण डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया ऐसा आप डालेंगे तो हिंदी व्याकरण का पूरा आपके पास में प्लेलिस्ट आ जाएगा और आप उसके ऊपर से देख सकते हैं। इसी के साथ में आप दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आसपास आसपास जो क्वेश्चन है वो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 38 पर दिया हुआ है, और उसमें हमें प्रश्न दिया हुआ है कि स्वातंत्रोत्तर भारत के इतिहास के बारे में चर्चा कीजिए। इसमें पहला कालखंड दिया 1960 से 80 का कालखंड, और दूसरा दिया है 1981 से 2000 का कालखंड, और तीसरा दिया है 2001 से अब तक का कालखंड। तो इसके बारे में हमको चर्चा करना है, इस इतिहास के बारे में, है ना। तो हम लिख सकते हैं इसके ऊपर। ये आपके देखिए पेज नंबर 38 पर दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने पेज नंबर भी इसमें डाल के रखा हुआ है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक में। ठीक है, तो आइए अब हम इसके बारे में देखते हैं कि कैसे लिख सकते हैं। तो आज के समय में हम अपने आसपास कई ऐसी घटित घटनाओं के बारे में सुनते हैं। सॉरी, ये स्वातंत्रोत्तर भारत के इतिहास के बारे में नहीं लिखा है मैंने, अपने आसपास के अंदर से लिया हुआ है। आसपास ये जो आपको दिया हुआ है उसमें है, अपने आसपास के परिवेश में घटित होने वाली समाज विघातक घटनाओं की रोकथाम से संबंधित अपना मत प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए हम लिखते हैं इसमें, आज के समय में हम अपने आसपास कई ऐसी घटित घटनाओं के बारे में सुनते हैं जो लज्जास्पद होती है। भ्रष्टाचार, लूटपाट, चोरी डकैती के साथ साथ ही अब बलात्कार जैसी घटनाएं भी आम हो चली है। लड़कियों का जीवन इससे प्रभावित हो रहा है। हमें इन सभी समाज विघातक घटनाओं को रोकने के लिए सर्वप्रथम देश की जनता को जागृत करना होगा। हमारे देश की बागडोर सही हाथों में रहे, इसके लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना होगा। बलात्कार जैसी घटनाओं के लिए तो फांसी की सज़ा का प्रावधान करना चाहिए, और भ्रष्टाचार के मामलों में दोषियों को सज़ा हो और उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। रोजगार के साधन उपलब्ध कराना चाहिए। ऐसी कई और तरह की रोकथाम हम कर सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क का आएगा, इसलिए मैंने उस हिसाब से ही इसका आंसर लिख दिया है।
अब देखते हैं, जो मैंने अभी आपको पहले बोला था, संभाषणीय के अंतर्गत स्वातंत्रोत्तर भारत के इतिहास के बारे में चर्चा कीजिए। 1960 से 1980 का कालखंड, 1981 से 2000 का कालखंड एवं सन 2000 से लेकर अब तक का कालखंड। देखिए इसके बारे में हम किस तरीके से लिख सकते हैं। हमें जो हमारा देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अभी तक का एक तरीके से हमको लिखना है ना। तो हम यहाँ पे शुरुआत इस तरीके से करेंगे, क्योंकि हमें लिखना तो 1960 से, लेकिन हम उसके लिए भूमिका बनाएंगे पहले। तो हम लिखेंगे 1947 में, अर्थात 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। सर्वप्रथम 1960 से 1980 के कालखंड में भारत का मुख्य उद्देश्य कृषि के क्षेत्र से प्राप्त अनाज पर आत्मनिर्भर बनना था, क्योंकि हम अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं थे, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ जो कृषि है वो किस पर, मानसून पर आधारित थी। अगर बारिश होगी तो खेती अच्छी होगी, और नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, और फिर अनाज जो है नहीं मिलता था, और इसीलिए हम अनाज के ऊपर आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे थे। तो खाने के लिए जो अनाज की कमी थी, उसके लिए हमें बाहर से बार बार जो है माल आयात करवाना पड़ता था, और इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना भारतीय लोगों को करना पड़ता था। आगे देखते हैं, 1960 से 80 के कालखंड में भारत का मुख्य उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में से प्राप्त अनाज पर आत्मनिर्भर बनना था, अर्थात कृषि के लिए सिर्फ मानसून पर निर्भर न रहा जाए। इसके उपाय इसी काल में हुए। साथ ही साथ हमारे देश ने इसी कालखंड में अंतरिक्ष पर पहुंचने का पहला प्रयास आर्यभट्ट उपग्रह के माध्यम से किया। यानी हमने यहाँ पर 1960 से लेकर 80 के अंदर ये दो महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई इसके बारे में लिखा। और कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, कई युद्ध वगैरह हुए हैं वगैरह, लेकिन हमने जो है, जो हमें याद है, अच्छे से याद रहेगी वगैरह, उन दो घटनाओं को हमने इसमें लिया है। उसके अलावा 1981 से लेकर 2000 तक का समय हमारा देश नई टेक्नोलॉजियों को हमारे देश में लाने एवं 21वीं सदी का भारत का नया रूप तैयार करने में अहम रहा। इसी दौर में कंप्यूटर ने हमारे देश के चेहरे को बदलकर नया रूप देना शुरू कर दिया था। 2000 से अब तक हम कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन चुके हैं। साथ ही साथ विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का, चाहे वह और कोई क्षेत्र हो, आज भारत विश्व में अपना स्तर उठाने में कामयाब रहा है। आगे हम लिख सकते हैं इसके अंदर, आगे जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न में कि सन 2000 से अब तक का कालखंड। तो सन 2000 से अब तक के कालखंड के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि सन 2000 से लेकर अब तक के कालखंड में, यानी ये हमने यहाँ पर लिखा ना, 2000 तक का हमारा देश अहम रहा, और इसी दौर में कंप्यूटर ने हमारे देश के चेहरे को बदलकर नया रूप देना शुरू कर दिया था। अब यहाँ से हम 2000 से लेके अब तक, ये वाला खंड हो गया, ये दूसरा खंड हो गया, है ना, इस तरीके से। और सबसे पहले हमने जो 1960 से लेके 80 तक का खंड लिया है, तो वो पहला खंड था, ये दूसरा खंड है, और ये तीसरा खंड है। इस तरीके से हमने इसको लिखा है। अब हम दूसरा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, लेखनीय के अंतर्गत ये प्रश्न आया हुआ है कि देश हित के लिए आप क्या करते हैं, लिखिए। तो देखिए, देश हित के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में पहले सोचना है, और उसके बाद में हमें लिखना है। तो हम लिख सकते हैं कि जिस देश में हमने जन्म लिया है। अब जन्म को आप दो तरह से लिख सकते हैं, जन्म जैसा मैंने लिखा है ऐसा लिखिए, या फिर इस तरीके से आप जन्म लिखिए। किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस अगर हम कहें कि मानक वर्तनी के हिसाब से, तो फिर ये जन्म गलत है। मानक वर्तनी के हिसाब से आपको जन्म इस तरीके से लिखना है, अदरवाइज़ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा चल जाता है ना। तो देखिए, जिस देश में हमने जन्म लिया है उस देश का हमें सदा उपकार मानना चाहिए, उसके कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, यानी उसके अच्छे के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने हित साधना की आंधी में अपने संसार के कल्याण की बात को, अर्थात अपने देश के कल्याण की बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। मैं अपने देश हित के लिए बहुत कुछ करता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपनी सभ्यता और संस्कृति को साथ में लेकर चलता हूँ, यानी उसको भूलता नहीं हूँ, है ना। हमारी जो भी संस्कृति है, जो भी सभ्यता है, उसको अपने देशवासियों को अपना बंधु और मित्र समझता हूँ। अपने देश के ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करने पर उन इमारतों और विरासतों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, और दूसरे लोगों को भी नुकसान न पहुँचाए, यह समझाता हूँ। अपनी हिंदी भाषा का आदर और सम्मान करता हूँ। विदेशी पर्यटकों के साथ अतिथि देवो भव,
समान व्यवहार करता हूँ और सबसे बड़ी बात, अपने देश के रीति रिवाजों का पालन करने में किसी के भी सामने शर्म महसूस नहीं करता हूँ। इस तरीके से आप जो है इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो है तीनों क्वेश्चन के लिख सकते हैं। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है उसमें स्वामी विवेकानंद की जीवनी का अंश पढ़कर टिप्पणी लिखिए, ये एक प्रश्न बच जाता है। और मानव पर्यावरण और मानव पर आधारित नाटक प्रस्तुत कीजिए, तो नाटक न लिखते हुए इसके अंदर हम लेख लिख सकते हैं। तो ये दो चीज़ें जो है मैं और बाद में कभी वीडियो बना दूँगी। विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखकर ऐसे ही आगे मत बढ़ जाइएगा। देखने के बाद में इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा याद रखिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।